Okay, good afternoon, all dear students. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, तो हम लोग देख रहे थे लास्ट टाइम वी हैड स्टार्टेड अ टॉपिक दैट इज कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. इसका हमने डेफिनेशन भी देखा था, which have their action on the heart and blood vessels we are calling cardiovascular drugs. उसके बाद में there are categories of drug which are acting on CVS. कार्डियोटॉनिक्स, ये कार्डियोटॉनिक्स लास्ट टाइम हमने देखा. कार्डियोटॉनिक में नॉर्मली कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, vasodilators and lipid lowering agents. So these are the certain categories of drug which are acting on CVS, cardiovascular system. उसमें से फर्स्ट जो देखा था हमने कार्डियोटॉनिक, तो ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज फॉर सीवीएस. सीवीएस में कार्डियोटॉनिक में एग्जांपल है डिजिटॉलिन, ये देखा है हमने लास्ट टाइम देखा है. उसके बाद नेक्स्ट थिंग, कार्डियोटॉनिक्स कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, नॉर्मली प्लांट सोर्स से एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, लास्ट टाइम हमने देखा. उसके बाद में जो ग्लाइकोन और अग्लाइकोन पार्ट होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर, उसके फीचर्स हमने देखे. दिस इज द 4 रिंग स्ट्रक्चर वी कॉल स्टीरॉयडल न्यूक्लियस एंड एज वेल एज दिस इज द अग्लाइकोन पार्ट, और जो शुगर पार्ट है दैट इज द ग्लाइकोन पार्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. उसके बाद नेक्स्ट ये भी हमने देखा है, अल्फा बीटा कॉन्फिगरेशन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, और सीस एंड ट्रांस कॉन्फिगरेशन ऑफ रिंग ए बी सी डी. ठीक है. उसके बाद में लैक्टोन रिंग, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोन रिंग में 6 मेंबर रिंग एंड 5 मेंबर रिंग. 5 मेंबर लैक्टोन रिंग अगर प्रेजेंट है तो टोटल C23 हो जाता है, वी कॉल कार्डिनोलाइट्स. मतलब ये टाइप्स है, सब टाइप्स हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के. कार्डिनोलाइट्स वी having C23 number of carbon atoms which have a 5 member lactone ring. और जो बुफेडिनोलाइट्स है वो नॉर्मली C24 होते हैं जिसमें 6 member lactone ring होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ lactone ring present and the number of carbon atoms, the cardiac glycosides are categorized or classified as कार्डियोटॉनिक एंड कार्डियोनोलाइट्स एंड बुफेडिनोलाइट्स. उसके बाद में शुगर पार्ट, वो तो हो गया नॉन शुगर पार्ट का C23 या C24. नेक्स्ट शुगर पार्ट जो होता है, नॉर्मली जो शुगर प्रेजेंट होती है वो डेक्सट्रोज शुगर प्रेजेंट होती है, सॉरी डिजिटॉक्सो शुगर प्रेजेंट होती है. ये वाला थर्ड वाला जो शुगर है वो प्रेजेंट रहेगा मोस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड. नेक्स्ट ये अग्लाइकोन पार्ट हमने देखा कि जेनिन वाला पार्ट है जो हमने नॉर्मली इस फॉर्म में देखा था. नॉर्मली वी हैड सीन इन द टेबुलर फॉर्म. ठीक है. मतलब नेम ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, वी हैव अ 4 एग्जांपल ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड, डिजिटॉक्सिन, डिकॉक्सिन, जिटॉक्सिन, ओबिन. और इसी के हिसाब से इसके अंदर कौन सा शुगर पार्ट रहेगा, नॉन शुगर पार्ट रहेगा. शुगर पार्ट तो मैंने बोला कि तीनों में नॉर्मली कॉमन है, दैट इज डिजिटॉक्सोज. डिजिटॉक्सोज शुगर इज अ कॉमन पार्ट इन ऑल, मोस्ट ऑफ ऑल, या 3 जो ग्लाइकोसाइड है उसमें कॉमन ही है. 3 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नो प्रॉब्लम. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, 3 शुगर मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड बट हैविंग सेम शुगर सभी में सेम रहेगा, या तीनों में तो सेम है. जो मेन इंपॉर्टेंट कार्डियक ग्लाइकोसाइड उसमें सेम है. वरएज अग्लाइकोन जो पार्ट है, नॉन शुगर पार्ट, तो उसका मैंने बोला था कि नेम ऑफ ग्लाइकोसाइड के बाद में आपको जेनिन लगाना है. जैसे डिजिटॉक्सिन है तो डिजिटॉक्सिजेनिन, डिगॉक्सिन है तो डिगॉक्सिजेनिन, जिटॉक्सिन है तो जिटॉक्सिजेनिन. समझा? इस हिसाब से ये 3 जो है उसके अंदर, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फोर्थ वाला जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ओबेन और सोफेंथिन, विल हैव एल-रैमनो शुगर एंड डिजिनाइट्रोजेनिन, ये अग्लाइकोन पार्ट है. नॉर्मली ये क्वेश्चन के फॉर्म में अगर थ्योरेटिकल एग्जाम अगर होता है तो उसमें आपको पूछा जा सकता है कि नेम द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स विद देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट. तो ये मेड अप भी है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट भी है, क्योंकि अगर डिजिटॉक्सिन का अगर हाइड्रोलिसिस होता तो हमको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिजिटॉक्सोस मिलते हैं एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस डिजिटॉक्सिजेनिन मिलेगा. मतलब शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट हमको मिलेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस. जिसका वो बना रहेगा वही पार्ट हमको मिलेंगे. तो इसका मतलब हम लोग दोनों के लिए इसको ले सकते हैं, कंस्टिट्यूशन और मेडअप के लिए भी ले सकते हैं और हाइड्रोलिसिस के लिए भी ले सकते हैं. ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि नेम द 4 कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स विद देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट. तो इस हिसाब से आपको इसके ये टेबल एज सच ड्रॉ करना है. ठीक है. नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस जो होता है वो एसिड हाइड्रोलिसिस हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो इसमें जो शुगर स्प्लिट होगा, स्प्लिट द शुगर फ्रॉम अग्लाइकोन फर्स्ट. मतलब जो अग्लाइकोन और ग्लाइकोन पार्ट, फर्स्ट शुगर जो है, 3 शुगर मैंने बोला आपके सीरीज में लिंक होते हैं, तो फर्स्ट शुगर से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. तीनों के तीनों शुगर एट ए टाइम सेपरेट हो जाएंगे जब एसिड हाइड्रोलिसिस होता है. तो मतलब कि ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस में स्प्लिट द शुगर स्टेप वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्मिनल शुगर.
मतलब जो एंजाइमेटिक अगर हाइड्रोलिसिस का होता है तो 3 शुगर जो सीरीज में लिंक होते हैं उसमें से जो लास्ट शुगर होता है वो पहले ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद में सेकंड शुगर ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद में फर्स्ट शुगर ब्रेकडाउन होगा। एसिड के केस में तीनों शुगर एट ए टाइम अलग हो जाएंगे, जैसे कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वहां से तीनों के तीनों शुगर एट ए टाइम सेपरेट हो जाएंगे। एंजाइमेटिक में 1 बाय 1 शुगर सेपरेट होंगे। एलिवेटेड टेंपरेचर पे भी एक्चुअली हाइड्रोलिसिस होता है या ब्रेकडाउन होता है, वी कॉल कॉजेशन ऑफ रिमूवल ऑफ, अभी इसमें शुगर नॉन शुगर पार्ट अलग नहीं होता है, causing dehydration by removal of C14OH, मतलब C14 कार्बन के ऊपर का जो OH ग्रुप रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, will give the inactivation of will give the inactive anhydrous form, मतलब कि शुगर नॉन शुगर पार्ट तो कनेक्टेड रहेगा लेकिन C14 का जो OH ग्रुप है वो निकल जाएगा, मतलब इस वे में उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, इस वे में उसका इनएक्टिवेशन हो रहा है। ठीक है, so this is the stability problem also, we can say the stability problem as well as hydrolysis pathway। तो स्टेबिलिटी में हम लोग को पता होना चाहिए कि एसिड के फॉर्म में भी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है, एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है, या हाई टेम्परेचर में भी इसका ब्रेकडाउन या हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अकॉर्डिंगली दैट देयर विल बी स्टेबिलिटी स्टोरेज। अभी वन बाय वन हम लोग जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल देख रहे हैं। फर्स्ट इज अ डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन में अगर देखा जाए तो इसके प्रॉपर्टीज, कलर व्हाइट कलर रहेगा, ऑर्डरलेस रहेगा, स्टेबिलिटी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑन हाइड्रोलिसिस एज आई टोल्ड इट गिव्स द ग्लाइकोन पार्ट that is called digitoxygenin, which contains spheroidal nucleus and 3 sugar molecules, as I told, तीनों मॉलिक्यूल शुगर के अलग अलग हो जाएंगे। वो शुगर कौन सा रहेगा? डी डिजिटॉक्सोज शुगर पार्ट। ठीक है, नाउ अभी इसके यूजेस हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यूजेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूजेस के एक हम लोग टिपिकल अगर एग्जांपल देखते हैं डिजिटॉक्सिन, तो उसी के हिसाब से बाकी के भी सिमिलर एग्जांपल्स रहेंगे या सिमिलर यूजेस रहेंगे, बाकी के जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उसके यूजेस सिमिलर रहेंगे एज लाइक दैट ऑफ द डिजिटॉक्सिन। तो इसमें देखिए फर्स्ट यूज है इट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मायोकार्डियम जो है एज वी नो द हार्ट लेयर या हार्ट मसल अगर हम लोग बोलते हैं या वॉल ऑफ हार्ट वी कॉल मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम के जो लेयर्स होते हैं वी कॉल एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड वी कॉल एपिकार्डियम। मायोकार्डियम तो है वो मिडल लेयर होता है नॉर्मली। अगर वॉल ऑफ हार्ट को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 लेयर में डिवाइड होता है। इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम, नेक्स्ट जो होता है मिडल वन वी कॉल मायोकार्डियम, और जो लास्ट वन होता है वो एपिकार्डियम होता है। ठीक है, तो जो मिडल लेयर है वो मेजॉरिटी में प्रेजेंट होता है मायोकार्डियम, और जो मसल जो होते हैं मेजरली कार्डियक मसल विच आर प्रेजेंट इन मायोकार्डियम, और जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट होता है वो मायोकार्डियम की वजह से ही होता है। जो मेन जो लेयर है वी कॉल मायोकार्डियम, तो इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है व्हेन वी वांट टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट या कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट या टोनिसिटी ऑफ द हार्ट अगर बढ़ाना है हमको, इन दैट केस we need to act on, or the drugs have to be potentially act on this myocardium. So it increases the force of myocardial contraction, increases the vagal activity। vagal activity मतलब कि vagus is a nerve, 10th cranial nerve है जो हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है या बढ़ाती है। तो ये vagal एक्टिविटी के थ्रू भी एक्टिविटी को बढ़ाएगी, हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगी। As the cardiotonic increases the force of myocardial contraction to treat the congestive heart failure, heart attack जहाँ पे हो तो वहां पर भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने की जरूरत होती है। treat the artificial fibrillation या artificial flutter, मतलब कि ये इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे होता है वी कॉल अरिथमिया लाइक, तो उसके केस में भी ये कार्डियोटॉनिक है, मतलब टोनिसिटी बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएंगे, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वे में ये टॉनिक रहेगा, टॉनिक टू द मायोकार्डियम और हार्ट ऑफ और वॉल ऑफ हार्ट मसल या वॉल ऑफ हार्ट मायोकार्डियम, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी तो ओवरऑल हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इस हिसाब से ये टिपिकल एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट इज आर्टियल फ्लटर और आर्टियल फाइब्रिलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टियल मतलब कि जो वेव ऑफ कंट्रैक्शन जनरेट होती है इंपल्सेस की वजह से वेव ऑफ कंट्रैक्शन जनरेट होती है। तो एवी नोड और एसए नोड यहाँ पे होते हैं। एसए नोड, दिस इज द फर्स्ट एसए नोड, दिस इज द सेकंड जो रहेगा वो एवी नोड रहेगा, और नीचे जो रहेगा परकिंचे फाइबर्स रहेंगे। तो यहाँ से एसए नोड से जो है वो इंपल्सेस जनरेट होते हैं, विल ट्रांसमिट टू द एवी नोड, और एवी नोड से फिर आगे परकिंचे फाइबर को जाकर के हार्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन ये नॉर्मल वे है, नॉर्मल पाथवे है। एबनॉर्मल पाथवे इज दिस वन आर्टरी फिब्रिलेशन, मतलब कि ऐसे नोड से जो है वो इंपल्सेस जनरेट हो गए लेकिन वहीं के वहीं घूमेंगे ऑन आर्टरियम ओनली, विल नॉट स्प्रेड टू द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, ओनली ऑरिकल कैन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये वी कॉल दिस, वी आर कॉलिंग आर्टरियल फिब्रिलेशन। आर्टरियल फिब्रिलेशन मतलब आर्टरियम ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो इसी तरह का आर्टरियल फ्लटर भी रहेगा जहां पे वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो जनरेट होगी लेकिन ट्रांसमिट नहीं होगी फ्रॉम एवी नोड टू फर्दर टू कॉन्ट्रैक्ट दिस वेंट्रिकल्स, मतलब ऑरिकल ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। वी वांट आइडियली हमको क्या चाहिए, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट भी होनी चाहिए, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए वन बाय वन और बाय रिदमिक वे। तो ये रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, वी कॉल अरिथमिया। अरिथमिया का आगे हमको एक्सप्लेनेशन भी आने वाला है। ये जो है
दिस कार्डियोटोनिक ड्रग विल करेक्ट दिस वन आल्सो। डिजिटॉक्सिन जो है वो ये जो आर्टरी फ्लटर फिब्रिलेशन है इसको भी करेक्ट करता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की अगर बात करते हो, डिजिटॉक्सिन टैबलेट है, डिजिटॉक्सिन इंजेक्शन इज देयर, ब्रांड नेम सच एज डिजीमर्क एंड डिजिटॉक्स। डिजीमर्क मतलब मर्क ये इसका रहेगा, कंपनी का रहेगा, इसके हिसाब से डिजीमर्क एंड डिजिटॉक्स ये उसके ब्रांड नेम्स है। नेक्स्ट अगर हम लोग ड्रग देखें डिगॉक्सिन, तो डिगॉक्सिन में क्या है, इट इज अ कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ डिजिटालिस लैनेटा। डिजिटालिस लैनेटा, डिजिटालिस पर्पुरिया, दो स्पीसीज है। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला हमने जो देखा डिजिटॉक्सिन, तो ये डिजिटालिस पर्पुरिया से मिलता है, और ये सेकंड जो अभी हम लोग देख रहे हैं दैट वी कॉल डिगॉक्सिन, तो डिगॉक्सिन ये डिजिटालिस लैनेटा से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में इट ऑकर्स एज अ क्रिस्टलाइन व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, प्रैक्टिकली insoluble in water, soluble in alcohol. When it is hydrolyzed, it gives the aglycol part we call degoxygenin, because degoxin is the name of cardiac glycoside, तो degoxygenin ये उसके अंदर नॉन शुगर पार्ट रहेगा, और 3 molecules of sugar रहेगा लाइक डिजिटॉक्सोज। स्टेबिलिटी स्टोरेज एज यूजुअल सेम एज लाइक दैट ऑफ द डिजिटॉक्सिन है, यूजेस भी सेम एज लाइक दैट ऑफ द डिजिटॉक्सिन है। ठीक है। नेक्स्ट डोसेज फॉर्म, डिगॉक्सिन इंजेक्शन, डिगॉक्सिन टैबलेट, डिगॉक्सिन एलिक्सर एंड पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन। ब्रांड नेम सच एज लानाकार्डिन एंड कार्डियोलॉक्सिन, लानाकार्डिन एंड कार्डियोलॉक्सिन ये दो उसके ब्रांड नेम्स है। थर्ड ग्लाइकोसाइड हम लोग देख रहे हैं, थर्ड कार्डियोटोनिक एजेंट, थर्ड ग्लाइकोसाइड वी कॉल जिटॉक्सिन। जिटॉक्सिन व्हेन कोल्ड वाटर, अभी ये जो जिटॉक्सिन कैसे मिलता है, व्हेन कोल्ड वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ द डिजिटालिस पर्पुरिया इज प्यूरिफाइड एंड इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस, देन द रेसिड्यू ऑब्टेन वी कॉल जिटालिन। ये जो रेसिड्यू मिलता है आफ्टर द इवेपोरेशन एज वेल एज द एक्वियस एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस डिजिटालिस पर्पुरिया लीव, तो हमको जो रेसिड्यू मिलेगा आफ्टर द ड्राइनेस, एक्सट्रैक्ट को ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद जो रेसिड्यू मिलेगा वी कॉल जिटालिन। और जिटालिन के अंदर क्या क्या रहेगा, विल सी। इट कंसिस्ट ऑफ, जिटालिन कंसिस्ट ऑफ जिटॉक्सिन जो कि हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, डिजिटॉक्सिन ये भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, एंड 16 फॉर्मिल वी कॉल जिटालॉक्सिन, जीटालॉक्सिन। ठीक है। ये हमारा लिस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, जीटॉक्सिन ये एक्सट्रैक्ट के अंदर या रेसिड्यू के अंदर प्रेजेंट रहेगा। प्रॉपर्टीज में क्या देखें तो जिटालिन जो हम लोग को रेसिड्यू जो मिल रहा है उसका प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बिकॉज जिटालिन इज अ व्हाइट और पेल बफ कलर एमोर्फस पाउडर ये रहेगा, स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, फ्रीली सोल्युबल इन अल्कोहल। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन एज यूजुअल है एज लाइक दैट ऑफ द डिजिटॉक्सिन। डोसेज फॉर्म, जिटॉक्सिन टैबलेट, जिटॉक्सिन ये नॉर्मली टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, ब्रांड नेम सच एज डाइनोकार्ड ये ब्रांड नेम्स है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव टू सी फोर्थ कार्डियक ग्लाइकोसाइड वी कॉल ओबेन। ओबेन और इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोफैंथीन, क्योंकि जो है वो स्ट्रोफैंथस ग्रैटस से मिलता है। इसका जो सोर्स है वो स्ट्रोफैंथस ग्रैटस है। सीड्स ऑफ स्ट्रोफैंथस ग्रैटस विल गिव्स द और फ्रॉम द वुड ऑफ एक्यांथिफेरा स्किमिफेरा, और ओबियो फैमिली को बिलोंग करता है, अपोसानेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। ओबेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रोफैंथीन, इज आल्सो कॉल्ड एज जी स्ट्रोफैंथीन, व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ स्ट्रोफैंथस ग्रैटस। प्रॉपर्टीज अगर देखिए फोर्थ वाले ग्लाइकोसाइड्स की कार्डियोटोनिक एजेंट की, तो ये रहेगा कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइनेंस कंटेनर, यूजेस रहेंगे एज लाइक दैट ऑफ द डिजिटॉक्सिन। इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट जो हमारा यूजेस था डिजिटॉक्सिन का वो अच्छे से देख लो, अगर वो कर लिया तो चारों के ग्लाइकोसाइड के आपके यूजेस सेम हो जाएंगे। ठीक है। ओबेन इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है, whereas if you talking about the brand name such as Strodival is the brand available for this Oben or Strofanthin. ठीक है। ये हो गया चारों के चारों ग्लाइकोसाइड। Now we are moving toward the next one. We are calling next category of this cardiovascular drug. एक तो कैटेगरी कार्डियोटोनिक हो गया जो हमने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट वन एंटी अरिथमिक ड्रग। एंटी अरिथमिक मतलब कि जो अरिथमिया रहेगा, रिदमिक एक्टिविटी जो डिस्टर्ब हो जाती है उसको करेक्ट करने वाले जो ड्रग्स होते हैं वी कॉल एंटी अरिथमिक एजेंट्स। ठीक है। और अरिथमिया मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस इन रिदमिक एक्टिविटी। रिदम क्या होता है, there is a say way of contraction generation, one time contraction of the auricles, both the auricles या atrium, and next time contraction of the ventricles. This we call a rhythmic activity or rhythm. ठीक है। लब जो साउंड आता है वो rhythmic activity की वजह से आता है। Now we have to say that the SA node is a generating the way of impulses या way of contraction generate होता है। ये generation यहाँ पे होने के बाद में it is to be transferred to the AV node, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को ट्रांसफर होता है, और वहां से फिर वो आगे पर्किंजो फाइबर को ट्रांसफर होकर के कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब ऐसे नोड जनरेट करता है तो ये पूरे के पूरे इंपल्सेस स्प्रेड करेगा थ्रू आउट दी ऑरिकल्स। समझ में आ रहा है क्या? अगर सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे नोड से अगर इंपल्सेस जनरेट होते तो वो पूरे पूरे ट्रांसफर होंगे ऑन दी बोथ द ऑरिकल्स। ठीक है। तो जिसकी वजह से ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। साइमल्टेनियसली जो एवी नोड प्रेजेंट है, एवी नोड तक भी वो इंपल्सेस जाएंगे, एवी नोड से फिर इंपल्सेस आगे ट्रांसमिट होंगे
ऑन दिस रेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट वेंट्रिकल जो है उसके ऊपर ट्रांसफर होंगे, और उसके ऊपर ट्रांसफर होने की वजह से वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट वेंट्रिकल एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया नॉर्मल एक्टिविटी। लेकिन अगर सपोज एक तो ये हो सकता है कि जनरेशन ऑफ इंपल्सेस का डिसऑर्डर हो सकता है, कि जो इंपल्सेस है वो जनरेट ही नहीं होंगे। कहां से जनरेट नहीं होंगे? ऐसे नोड से। ऐसे नोड से अगर इंपल्सेस जनरेट ही नहीं होते तो आगे तो फर्दर ट्रांसमिशन का सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर इंपल्सेस यहां से जनरेट हो रहे हैं और ए बी नोड से आगे ट्रांसमिट नहीं हो रहे, तो ओनली इंपल्सेस विल ट्रांसफर टू ओनली ऑरिकल्स या ऐसे नोड तक ही जाएंगे, सॉरी ए बी नोड तक ही जाएंगे, आगे वो ट्रांसमिट नहीं होंगे। दिस वी कॉल ट्रांसमिशन डिसऑर्डर। कंडक्शन डिसऑर्डर मतलब के इंपल्सेस जनरेट ही नहीं हो रहे, कंडक्शन डिसऑर्डर। एंड दूसरा होता है वो जनरेशन डिसऑर्डर एंड कंडक्शन डिसऑर्डर। जनरेशन मतलब जनरेट ही नहीं हो पा रहे, तो पूरा हार्ट का एक्टिविटी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर नेक्स्ट जनरेट हो रहा है ऐसे नोड से लेकिन ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है एवी नोड से आगे, तो क्या होगा? वी कॉल कंडक्शन डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें कंडक्शन डिसऑर्डर में ओनली ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वी कॉल आर्टेरियल फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फ्लटर। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, सो इट मींस दैट लीड्स टू अ अरिदमिया। रिदमिक एक्टिविटी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, वी कॉल रिदमिया। अरिदमिया। और जो ड्रग्स यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अरिदमिया वी कॉल एंटी अरिदमिक ड्रग्स। कार्डियक अरिदमिया मींस डिस्टर्बेंसेस इन कार्डियक रिदम और हार्ट बीट। द अरिदमिया आर कॉल्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन कंडक्शन थ्रू आल्सो। मतलब मैंने आपको बोला कि कंडक्शन डिसऑर्डर भी हो सकता है, एज वेल एज जनरेशन ऑफ इंपल्सेस का भी डिसऑर्डर हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि एक तो एमईसीबी है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जनरेट होने के बाद में आपके यहाँ पे ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल एमईसीबी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो आपके घर तक तो आएगी नहीं। और दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिसिटी एमईसीबी में जनरेट हो रही है और आपके घर तक आ रही है, मतलब एवी नोड को हम लोग लेंगे हमारा घर, तो एवी नोड तक आ रही है, तो फिर वहां से फिर आपके डिवाइस में जो भी फैन लाइट्स ट्यूबलाइट्स है उसमें जाएगा ही नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। अगर एमईसीबी से नहीं आ रही है मतलब जनरेट ही नहीं हो रही, तो आगे आपके घर से स्विच बोर्ड से पर्टिकुलरली आपके डिवाइसेस में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं जाएगी, ये सवाल ही नहीं आता है, समझ। तो इस हिसाब से ये कंडक्शन एंड जनरेशन डिसऑर्डर ये रहेगा, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, the agent which used to correct cardiac arrhythmia we call antiarrhythmic drugs. Now we'll see the classification of these antiarrhythmic drugs. So antiarrhythmic agents are classified on the basis of mechanism of action. एक रहेगा first we call membrane stabilizing agent, जो membrane को heart की membrane को stabilize करता है, quinidine, procainamide, it is an example. Beta adrenergic blocker we call propranolol, ये हमने adrenergic drugs में भी देखा था, beta adrenergic blocking agents, propranolol, atenolol, propranolol, metoprolol, ये सब, ठीक है। Drug that prolong the duration of action potential, we have example bretylium. And last one calcium channel blockers, ये भी actually stabilize करते हैं या heart की activity को control करते हैं या correct करते हैं arrhythmic activity को, we call verapamil and diltiazem. ये calcium channel blockers होते हैं। तो there are 4 categories of drug which are acting as an antiarrhythmic: membrane stabilizing agent quinine, procainamide, beta adrenergic blocking agent propranolol, drug that prolong the duration of action potential bretylium, and next one, last one, calcium channel blocker verapamil and diltiazem. तो यहाँ पे हम लोग जो केमिस्ट्री देखेंगे क्विनिडीन का, क्विनिडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम दी सिंकोना बार्क। क्विनिडीन दोनों भी सिंकोना बार्क से ऑब्टेन होते हैं। क्विनिडीन है तो ये डेक्सोरोटरी फॉर्म रहेगा, क्विनिन इज लियोरोटरी फॉर्म। दोनों भी अल्कोलॉइड्स हैं। क्विनिडीन एंड क्विनिडीन दोनों में सुनने में सेम लगते हैं, बट दे आर लियोरोटरी एंड डेक्सोरोटरी। इसमें डी आ रहा है क्विनिडीन में, तो ये डेक्सोरोटरी रहेगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, और क्विनिन में डी नहीं आता तो वो लियोरोटरी रहेगा। इट इज एन अल्कोलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम दी वेरियस स्पीसीज ऑफ सिंकोना कैलिसा, सिंकोना ससिरुब्रा, इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से रहेगा। क्विनिन बिकॉज इट हैविंग द क्विनोलाइन न्यूक्लियस। क्विनोलाइन न्यूक्लियस आप देख सकते हो कि इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग, हमको ऐसा स्ट्रक्चर तो देखना नहीं है, बट बाय द नेम के उसको बोला जाता है क्विनिन क्विनिडीन। तो दोनों के अंदर जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है वो क्विनिन होता है, ये वो क्विनिन हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, बाकी का फिर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। एज फार एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, वाइट क्रिस्टलाइन needle like crystal, waterless, sparingly soluble in water but soluble in alcohol. इसको अगर ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं और अमोनिया से ट्रीट करते हैं, एमराल्ड ग्रीन कलर फॉर्म होता है। एज वेल एज अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं तो वी आर गेटिंग ब्लू फ्लोरोसेंस व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सपोज द रिजल्टेंट सॉल्यूशन टू द यूवी रेज। यूवी रेज को अगर हम लोग, ये जो ड्रग है क्विनिडीन, इसका H2SO4 के साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा और उसको यूवी रेज के साथ एक्सपोज किया जाएगा, तो हमको मिलेगा फ्लोरोसेंस, वी कॉल ब्लू फ्लोरोसेंस। तो ब्लू फ्लोरोसेंस देखने के लिए यूवी रेज को एक्सपोज करना जरूरी होता है। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, इट डार्कन्स ऑन एक्सपोजर and hence it should be stored in tightly closed light resistance container. Uses for the treatment of prophylaxis of the arrhythmia, prophylaxis of ventricular tachycardia, we call increase in the heartbeat, tachycardia, bradycardia दोनों भी हो सकता है in case of
रिदम डिस्टर्बेंसेस इन रिदम और अरिदमिया के केस में, कार्डियक अरिथमिया इंक्रीजिंग और इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया इंक्लूडिंग आर्टियल फिब्रिलेशन, आर्टियल फ्लटर। ये मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं। प्रीमैच्योर सिस्टोल मतलब के प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, एक्स्ट्रा सिस्टोलिक आर्टियल टैकीकार्डिया, ये सब उसी से अरिथमिया से रिलेटेड, ये टू मेंटेन दी साइनस रिदम, मतलब रिदमिक एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए और अरिथमिया को करेक्ट करने के लिए। एज एन अल्टरनेटिव टू क्विनिन आल्सो ट्रीट द मलेरिया। अभी क्विनिन क्विनिडिन ऐसे दो ड्रग मैंने आपको बताया कि क्विनिन मलेरिया में नॉर्मली प्रेफरेबली ड्रग होता है, क्विनिन सल्फेट इज द मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। लेकिन सेम वे क्विनिडिन उसका ये आइसोमर है और वी कॉल ऑप्टिकल आइसोमर है, तो इसके केस में इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर क्विनिन अवेलेबल ना हो तो। लेकिन इसका हार्ट के ऊपर एक्टिविटी है, जैसे अभी बोल रहे हैं हम लोग क्विनिडिन इज करेक्टिंग दी कार्डियक अरिथमिया के हार्ट के ऊपर इसका एक्टिविटी है, इसके लिए इसको नॉर्मली यूज नहीं किया जाएगा एज एंटीमलेरियल। क्विनिन वी आर प्रेफरेबली यूज एज एंटीमलेरियल। नेक्स्ट ऑफिशियल प्रिपरेशन में क्विनिडिन टैबलेट, फिनिपाम, नेक्टाडिन, दीज आर द ब्रांड्स। प्रोकेनामाइड नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, प्रोकेनामाइड मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट में प्रोकेनामाइड ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोकेनामाइड। तो अभी इसमें आप देख सकते हो ये बेंजोकेन डेरिवेटिव, सॉरी इट्स एक्चुअली बेंजामाइड डेरिवेटिव, बेंजामाइड, ठीक है। बेंजामाइड कैसे रहेगा, जैसे अगर हम लोग बोले कि बेंजोइक एसिड को हम लोग कैसे बोलते हैं, बेंजीन रिंग विथ COOH ग्रुप वी कॉल बेंजोइक एसिड। ये हो गया बेंजीन रिंग, इसको अगर हम लोग COOH ग्रुप लगाते हैं, COOH, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड हो गया। बेंजोइक एसिड का अगर हमको अमाइड बनाना है, बेंजामाइड, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू रिप्लेस दिस OH ग्रुप विद द NH2 ग्रुप। OH ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा विद द NH2 ग्रुप, ठीक है। तो फिर बेंजोइक एसिड का क्या बन जाएगा, बेंजामाइड, NH2, ठीक है, NH2, तो ये हो जाएगा बेंजामाइड। तो यही बेंजामाइड जो है वो पैरान्यूक्लियस है गिवन स्ट्रक्चर के अंदर, ये वाला यहाँ से अगर यहाँ तक ले लो आप CONH2, तो ये रहेगा बेंजामाइड, जो कि बेंजामाइड है पैरान्यूक्लियस इन गिवन स्ट्रक्चर। अभी अगर सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात करते हैं तो इफ यू आर स्टार्टिंग द नंबरिंग तो दिस, तो 1 2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चलेगा, 3 एंड 4th, दिस विल बी द 4th नंबरिंग, एंड उसके बाद में ये रहेगा 5 एंड 6, ठीक है, 6 तक नंबरिंग जाएगा। बेंजीन रिंग को हम लोग नंबरिंग देंगे, विल सी दैट 4 पोजीशन पे अमाइनो है, 4 अमाइनो, और जो बेंजामाइड का जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन बेंजामाइड वाला, उसके ऊपर क्या है, N पे क्या है, N मतलब के बेंजामाइड वाला नाइट्रोजन 2 डाइथिल अमाइनो इथिल, वी कॉल 2 डाइथिल अमाइनो इथिल, ठीक है। ये डाइथिल है, ये अमाइनो इथिल है, तो 2 डाइथिल अमाइनो इथिल ये प्रेजेंट है ऑन द एंड ऑफ बेंजामाइड, वी कॉल 4 अमाइनो N2 डाइथिल अमाइनो इथिल बेंजामाइड, ये उसका केमिकल नेम हो जाएगा। प्रॉपर्टीज में अगर देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में, सो इट विल बी द हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट अवेलेबल रहेगा विच इज अ व्हाइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, hygroscopic in nature, very soluble in water, freely soluble in alcohol. Uses as like that of the quinidine है, dosage form procainamide tablet, procainamide injection, and pronestil is the brand. Pronestil is the brand. ये रहेगा procainamide. Amongst these antiarrhythmic drugs only दो ही typical example हमको देखने थे, quinidine and this procainamide. उसमें से quinidine का structure important नहीं, only the chemistry is important one, whereas procainamide का structure and chemical name was important one. Next हम लोग थर्ड कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं। एक हमने देखा ड्रग एक्टिंग ऑन CVS में कार्डियोटॉनिक, जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड से, डिजिटैक्सिन, जीटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, ये सब, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी था कार्डियोटॉनिक। सेकंड वन कैटेगरी था एंटीएरिथमिक ड्रग्स, ठीक है, जिसमें हमने एग्जांपल देखे हैं क्विनिडिन एंड जस्ट अभी जो देखा प्रोकेनामाइड का, जो कि बेंजामाइड डेरिवेटिव, बेंजोइक एसिड का अमाइड बेंजामाइड डेरिवेटिव है प्रोकेनामाइड, ठीक है। उसके बाद में हम लोग थर्ड कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन CVS वी कॉल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मतलब कि जो ड्रग्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, तो द नॉर्मल वन वी कॉल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब हाई बीपी में जो यूज करते हैं उसको हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर देन दैट ऑफ द नॉर्मल वन। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इसके वैल्यूज होते हैं। सिस्टोलिक डायस्टोलिक मतलब आपको क्या होता है, नॉर्मल वैल्यूज वी नो दैट 122 75 या 120 80 हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन मतलब जहां पे स्टार्टिंग होता है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर 140 to 90 ये रहेगा। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रहेगा 95 तक। माइल्ड हाइपरटेंशन में 140 160 तक ये जाएगा। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो 95 टू 105 तक जा सकता है। मॉडरेट हाइपरटेंशन में ये नॉर्मल रहेगा, इस हिसाब से रहेगा, ठीक है। एंड सीवियर हाइपरटेंशन में मोर देन 150 मोर देन 120, सिस्टोलिक मोर देन 140, डायस्टोलिक मोर देन 120। ये रेंजेस है, नॉर्मल रेंजेस फॉर दिस हाइपरटेंशन। अगर हम लोग कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन बोले तो प्राइमरी और बेनिन इज अ ग्रेजुअल वन। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे जो होता है, दैट वी कॉल
प्राइमरी और बेनिन, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस से बढ़ेगा या हाई लिपिड डाइट से बढ़ेगा, ओबेसिटी से बढ़ेगा, ये धीरे धीरे ये सारी चीजें होती है, कॉल ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, वी कॉल प्राइमरी और बेनिन रीजंस और कॉजेस। सेकेंडरी और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन वी कॉल एक्सेलरेटेड, जो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, और एक्सेलरेटेड में जो टाइप हो रहा है कि दैट इज रीनल आर्टेरियल स्टेनोसिस। रीनल आर्टेरियल स्टेनोसिस मतलब कि किडनी को जो ब्लड सप्लाई रहेगा वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, या रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो थ्रू द किडनी, मतलब कि वहां पे कहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, किडनी में कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वहां पे थोड़ा सा इंटरप्शन होगा और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली, जैसे हमारा हम लोग बोलते हैं कि जहां पे फॉर एग्जांपल जो ट्रैफिक जोन है, जहां पे मूवमेंट स्लो हो जाता है तो ट्रैफिक बढ़ जाता है, ट्रैफिक बढ़ेगा तो क्राउडिंग बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे भी रहेगा रेस्ट्रिक्टेड फ्लो थ्रू द किडनी, that due to the renal disorder or whatever we call renal arterial stenosis. So in that case this we call renal, मतलब कि किडनी डिसऑर्डर की वजह से किडनी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और ऑल ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये एक्सेलरेटेड का एक टाइप होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा में ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला, तो जो कि नॉर्मली प्रोड्यूस करता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज इंक्रीजेस इन ब्लड प्रेशर, एड्रेनालिन जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो एड्रेनालिन का अगर प्रोडक्शन बढ़ता है बाय द एड्रेनल मेडुला तो एड्रेनालिन का लेवल बढ़ेगा, एड्रेनालिन विल एक्ट ऑन द हार्ट एज वेल एज ऑन द ब्लड वेसल दैट ट्राई टू इंक्रीज। ये हमने एड्रेनर्जिक ड्रग्स में देखा है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनालिन एग्जांपल वी हैड सीन। एंड एड्रेनर्जिक ड्रग्स मतलब कि सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट का एक्टिविटी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन सेम वे एड्रेनालिन की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वी कॉल फियोक्रोमोसाइटोमा, क्योंकि एड्रेनल मेडुला का कैंसर होने की वजह से या ट्यूमर होने की वजह से एड्रेनालिन बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा, दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। Endocrine disorders such as adenomas हैं, excessive secretion of aldosterone, aldosterone is antidiuretic hormone, और antidiuretic हार्मोन अगर प्रोड्यूस होता है तो डाययूरेसिस नहीं होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। In that way we call endocrine disorder. Classification of these, ये जो बड़ा सा क्लासिफिकेशन एक्चुअली एंटी-हाइपरटेंसिव एजेंट का बड़ा सा क्लासिफिकेशन है। There are 4 ways to classify the drugs acting on the और एक्टिंग एज एंटी-हाइपरटेंसिव एजेंट। तो इसमें फर्स्ट है न्यूट्रल मैकेनिज्म पे जो एक्ट करने वाले ड्रग है, नॉर्मली सीएनएस एएनएस के थ्रू एक्ट करते हैं। तो ड्रग मॉड्यूलेटिंग एफरेंट एंड नर्व इंपल्सेस को मॉड्यूलेट करेगा और अल्टर करेगा, वेरेट्रम अल्कोलॉइड इज देयर। ड्रग एक्टिंग ऑन द सीएनएस sympathetic activity like clonidine is the drug acting on noradrenaline pathway, we call methyl dopa। तो ये एएनएस और सीएनएस के थ्रू जो ड्रग एक्ट करते हैं we call neutral mechanism, the drug acting through the neutral mechanism। methyl dopa is there, monoamine oxidase inhibitor, monoamine oxidase MAO inhibitors we are calling। ganglionic blocking agents we call pentolamine, drug acting at near or post ganglionic nerve endings, thereby they are reserpine is example of a drug which are going to decrease the blood pressure by acting through the reserpine, one of the example of antihypertensive drugs which acting through the which acting near to the post ganglionic nerve endings and which are going to be decrease the blood pressure, control the blood pressure। adrenergic neuron blocking agents, guanethidine is there। तो ये सब एएनएस और सीएनएस पे एक्ट करके ब्लड प्रेशर को कम करने वाले ड्रग्स है, जिसको हम लोग न्यूट्रल मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करने वाले ड्रग्स बोला जाता है। या दिस इज द फर्स्ट क्लास या फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ ड्रग व्हिच आर एंटी हाइपरटेंसिव। नेक्स्ट वैस्कुलर मैकेनिज्म। वैस्कुलर मैकेनिज्म मतलब कि जो ड्रग ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं वी कॉल वैस्कुलर मैकेनिज्म, एक्टिंग थ्रू द वैस्कुलर मैकेनिज्म, ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करने वाले ड्रग्स। तो जैसे कि कुछ इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स है, जैसे कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स वी कॉल अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स, ये जो है प्राजोसिन, प्रोप्रानोलोल, दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ द एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स which dilate the blood vessels and decreases the blood pressure, which dilates the blood vessel and decreases the which dilate the blood vessels and which decreases the blood pressure। तो इस हिसाब से ये इनडायरेक्टली एक्टिंग करने वाले इनडायरेक्टली एक्ट करने वाले ड्रग्स हैं जो कि एड्रेनर्जिक सिस्टम के थ्रू काम करेंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर जो कि डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, निफेडेपिन पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर है, क्रोमाकैलिन एंड नॉन स्पेसिफिक वी कॉल मिनॉक्सिडिल। ये भी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं और डायलेट करने की वजह से ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। दैट इज द एम, दैट इज टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। सो दिस इज द सेकंड सब क्लास ऑफ दिस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वी कॉल वैस्कुलर मैकेनिज्म्स, जिसमें दो टाइप है, दैट इज डायरेक्टली एक्टिंग इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स एक्टिंग थ्रू द एड्रेनर्जिक सिस्टम, एंड डायरेक्टली एक्टिंग वैसोडाइलेटर वी हैव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर एंड नॉन स्पेसिफिक वैसोडाइलेटर मिनॉक्सिडिल। नेक्स्ट ह्यूमरल मैकेनिज्म पे एक्ट करने वाले जिसके रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, उसके थ्रू एक्ट करने वाले ड्रग है रेनिन इनहिबिटर, उसके बाद में कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल एनालप्रिल है जो कि एसी इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वी कॉल अस लोसर्टान एंड सैलर्सिन। ये ड्रग जो है वो पर्टिकुलरली दीस आर एक्टिंग थ्रू द ह्यूमरल सिस्टम, ड्रग एक्टिंग थ्रू द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम।
तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है? एक्चुअली जो किडनी होता है, बॉडी का किडनी का जो जस्टिकुलर एपरेटस होता है, जेजी एपरेटस, दैट प्रोड्यूसेस द रेनिन। और रेनिन जो है वो नॉर्मली रेनिन एंड एंजियोटेंसिन ये जो होते हैं, रेनिन इट कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। तो जो रेनिन होता है वो एंजाइम है प्रोड्यूस बाय जेजे एपरेटस। तो अगर एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस होने में अगर वो हेल्प करता है एंजाइम, तो एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर। अभी आपको मैं एक पाथवे समझाता हूं यहां पर, जिससे आपको ये पता चलेगा। सो फर्स्ट हम लोग लेंगे रेनिन, और देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिनोजन टी जेल लिख देता हूं मैं, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 1 से नेक्स्ट जो कन्वर्जन होता है वो एंजियोटेंसिन 2 होता है। एंजियोटेंसिन और एटी एंजियोटेंसिन 82, ठीक है। अभी जो एंजियोटेंसिन 2 है ये पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है। क्या है ये? पोटेंट वैसो, वीसी लिख देता हूं, वैसोकंस्ट्रिक्टर। समझा? तो वैसोकंस्ट्रिक्टर अगर है तो इसका मतलब ये क्या करेगा? वैसोकंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। इट विल इंक्रीजेस द बीपी, इट विल इंक्रीजेस द बीपी। तो ये नॉर्मली बीपी बढ़ाने का प्रोसेस होता है, सिंपल, बाय द बॉडी। अभी जो रेनिन हम लोग बात कर रहे हैं, रेनिन, तो ये रेनिन प्रोड्यूस होता है बाय किडनी, पर्टिकुलरली बाय दी जुक्स्टाग्लैंडुलर सेल्स। और रेनिन जो है वो एंजाइम है। रेनिन क्या है? एंजाइम है। कहां से प्रोड्यूस होता है? किडनी से प्रोड्यूस होता है। अगर रेनिन प्रोड्यूस हुआ तो एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 में होगा, और एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 में जो एंजाइम होते हैं वी कॉल एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये सेकंड टाइप के एंजाइम है। मतलब फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है एसीई, दैट इज कन्वर्टिंग टू एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 ये क्या है? पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर, जो कि बीपी बढ़ाता है। तो नॉर्मली बीपी इस तरह से बढ़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, या जो ड्रग जो है वो ये सिस्टम के, दिस सिस्टम वी कॉल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो पहला क्या है ड्रग? रेनिन इनहिबिटर्स। रेनिन इनहिबिटर्स मतलब क्या करेंगे? रेनिन की को क्या करेंगे? एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। रेनिन को अगर इनहिबिट कर दिया गया तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है, एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 में नहीं होगा, और एंजियोटेंसिन 1 ही फॉर्म नहीं होगा, तो एंजियोटेंसिन 1 का एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन का होने का सवाल नहीं आता है। तो ये एक मेथड रहता है कि रेनिन को इनहिबिट कर दिया जाए, ताकि आगे जो है पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर जो बन रहा है एंजियोटेंसिन 2, उसका प्रोडक्शन ना हो। दूसरा, अगर यहाँ पे स्टेप फेलियर हो गया, रेनिन को इनहिबिट नहीं कर पाए, तो सेकंड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स आर देयर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, मतलब कि एसी इनहिबिटर्स। तो सेकंड स्टेप मैंने बोला, सेकंड स्टेप एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, इसके लिए जो एंजाइम होते हैं वी कॉल एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये जो ड्रग्स है सेकंड कैटेगरीज के ड्रग, दैट विल गोइंग टू इनहिबिट दिस एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो अगर फर्स्ट स्टेप में रेनिन को इनहिबिट नहीं कर पाए, तो जहां पे 81 फॉर्म हो जाएगा, तो 81 से 82 जो फॉर्म हो रहा है दैट वी कॉल एंजियोटेंसिन 2, तो वो फॉर्म नहीं होने देने के लिए हम लोग एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। समझ आया? तो ये सेकंड स्टेप में जो सेकंड वाली कैटेगरी के ड्रग है जो सेकंड स्टेप पे एक्ट करते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देते। और इतना करके भी अगर ये दोनों मैकेनिज्म फेल हो गए, तो थर्ड कैटेगरी के ड्रग है हमारे पास, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मतलब ये जो एंजियोटेंसिन 82 जो फॉर्म हो रहा है एंजियोटेंसिन 2, ये रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है और वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। रिसेप्टर कहां पे? ब्लड वेसल्स के ऊपर। ब्लड वेसल्स के ऊपर के जो रिसेप्टर है उसके ऊपर बाइंड करेगा 82, दैट वी कॉल एंजियोटेंसिन 2। तो अभी हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी के ड्रग है वो क्या करते हैं? एंटागोनाइज करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब इसको बाइंड नहीं होने देंगे, 82 को बाइंड नहीं होने देंगे, और ब्लड वेसल्स, hence there is no vasoconstriction, hence there is no vasoconstriction, hence there is no increase in the blood pressure। तो इस तरह के जो ड्रग है वी कॉल रेनिन, ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वी कॉल ह्यूमरल मैकेनिज्म में एक्ट करने वाले ड्रग्स। पहले तो रेनिन को इनहिबिट कर देंगे। दूसरा है एसी, जो नेक्स्ट स्टेप में जो एंजाइम है एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो उसको इनहिबिट करेंगे। अगर वो भी नहीं इनहिबिट हो पाया तो एंजियोटेंसिन 2 अगर फॉर्म भी होता है तो उसको रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देंगे, वी कॉल एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर antagonist। So we have an example
दैट इज रेनिन इनहिबिटर की एग्जांपल है प्रोपेरानोलोल, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के एग्जांपल है कैप्टोप्रिल, एनाल्प्रिल, एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के एग्जांपल है सेलर्जिन एंड लोसर्टान। और ये जो होते हैं ऑल दीज आर एसी ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट aldosterone antagonist, aldosterone we know ADH is an antidiuretic hormone, aldosterone ये antidiuretic hormone है, antidiuretic मतलब डाययूरेसिस होने नहीं देगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो aldosterone को एंटागोनिस्ट करके डाययूरेसिस किया जा सकता है, समझ में आ रहा है। aldosterone antagonist we call spironolactone, it is an example of a drug which is aldosterone antagonist। aldosterone antidiuretic है, aldosterone antagonist diuretics रहेंगे, मतलब increase in the urine formation, decrease in the blood volume, decrease in the blood pressure, ये रहेंगे। और फोर्थ वाले जो है वो डाययूरेटिक्स है। डाययूरेटिक्स तो हमने देखा ही है कि जो कैसे ब्लड के वॉल्यूम को कम करते हैं, एज वेल एज हाउ दे आर गोइंग टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर, ये डाययूरेटिक्स रहेंगे। ये भी ड्रग्स डाययूरेटिक्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अबाउट 3 फॉर्मल कैटेगरीज। जो न्यूट्रल मैकेनिज्म पे काम करने वाले ड्रग है, वैस्कुलर मैकेनिज्म पे काम करने वाले ड्रग है, या जो ह्यूमरल मैकेनिज्म पे काम करने वाले ड्रग है, उसके साथ साथ डाययूरेटिक्स इन कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, क्योंकि ये एडजेंट रहेंगे, ये बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। प्राइमरी डाययूरेटिक्स ओवरऑल ब्लड प्रेशर कम नहीं करते, इसके साथ जो मेन ड्रग्स है उसके साथ ये डाययूरेटिक्स को दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड, फुरासेमाइड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ड्रग व्हिच आर डाययूरेटिक्स। अब जो आइडियल प्रॉपर्टीज है डाययूरेटिक्स के, वो क्या क्या, सॉरी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, वो ड्रग्स के आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए। इट कॉजेज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, सडन डिक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोअर करते हैं ब्लड प्रेशर को, डिक्रीज करते हैं ना, तो एकदम हाइपो ब्लड प्रेशर नहीं या लो ब्लड प्रेशर नहीं कर देना चाहिए उन्होंने, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज करना चाहिए टू द नॉर्मल वन। अगर सडन डिक्रीज किया तो पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। इट शुड लोअर प्री कैपिलरी रेजिस्टेंस। उसके बाद में इट शुड बी एब्जॉर्ब ओरली एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, इट्स अ क्रोनिक डिसऑर्डर। एक बार हाई बीपी हो गया तो क्रोनिक रहेगा, थ्रू आउट द लाइफ उसको रहेगा, इसके लिए उसको ट्रीटमेंट भी थ्रू आउट द लाइफ लेना है। इसके लिए ओरली इफेक्टिव ड्रग्स आर मोस्ट सुटेबल, क्योंकि रोज रोज जाके इंजेक्शन तो नहीं ले सकते, इसलिए ओरली इफेक्टिव ड्रग्स आर मोस्ट प्रेफरेबल, इट शुड बी ओरली एब्जॉर्ब। नेक्स्ट, इट शुड हैव अ लो डिटॉक्सिफिकेशन, इंप्रूव द एफिकेसी, मतलब कि जो स्लो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होना चाहिए। डेली वंस भी ले लिया तो चल जाएगा, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में 3 से 4 बार लेने की जरूरत पड़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए लो डिटॉक्सिफिकेशन वी कॉल, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, या इट शुड बी सस्टेन रिलीज, या लॉन्ग एक्टिंग होने चाहिए। इट शुड बी इफेक्टिव ऑन कंसिडरेबल लो डोज, ये लो डोज में इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि लार्ज डोज में अगर इफेक्टिव है तो इन दैट केस वी हैव टू यूज इन डिवाइडेड डोजेस। तो लो डोज ये इसमें होना चाहिए, एज वेल एज इट शुड बी फ्री फ्रॉम दी नॉसिया, वोमिटिंग साइड इफेक्ट जो होते हैं उससे फ्री होना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूसेस द टैकीकार्डिया और पोस्चरल हाइपरटेंशन। पोस्चरल हाइपरटेंशन मतलब अगर पर्सन पोस्चर चेंज करता है तो लो बीपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हाई ब्लड प्रेशर की दवाई ली तो डेफिनेटली दीज मेडिसिन विल एक्ट टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर कम करेंगे। लेकिन कोई अगर सपोज कोई लेट गया है या कोई सो गया है, तो इन दैट केस ऐसा नहीं हो सके कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो कम कर दे। इट शुड बी लोअर द ब्लड प्रेशर द नॉर्मल वन, ये सारे इसके प्रॉपर्टीज होने चाहिए। लास्ट वन, टॉलरेंस शुड नॉट बी डेवलप। टॉलरेंस अगर डेवलप होता है तो उसका डोज बढ़ते जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक वंस अ डे, वी शुड हैव टू टेक इट 2 और 3 और 4 टाइम्स अ डे, फिर इसका मतलब वो फिर हेक्टिक हो जाएगा। फॉरगिवनेस, पेशेंट फॉरगिवनेस, ये सारी चीजें वहां पे होगी, तो इसके लिए टॉलरेंस नहीं डेवलप होना चाहिए। ये जो ड्रग्स है ये सब एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के ये आइडियल प्रॉपर्टीज है कि ऐसा होना चाहिए। मिथिल डोपा, ये एक्चुअली नॉर्मल ड्रग ही है मिथिल डोपा, ठीक है। ये जो इसका केमिकल नेम तो हमको देखना नहीं है, एक्चुअली स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर योर सिलेबस इज कंसर्न, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इट इज अ वाइट ऑर्डरलेस, ऑलमोस्ट टेस्टलेस है, स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर है, निनाडिन टेस्ट ये पॉजिटिव देता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो अमाइनो एसिड रेसिड्यू होता है, ठीक है। ये देखो अमाइनो एसिड रेसिड्यू इसके अंदर है, इसके लिए निनाडिन टेस्ट पॉजिटिव देगा। नेक्स्ट, टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसका कॉज नोन हो उसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। टू कंट्रोल द रीनल हाइपरटेंशन, टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, टू रिड्यूस द हॉट फ्लशेस इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स, टू ट्रीट द फियोक्रोमोसाइटोमा जो कि ट्यूमर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स है, सॉरी एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर फियोक्रोमोसाइटोमा, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है। मिथिल डोपा टैबलेट, एमडोपा, मेलडोपा, एल्मेट, दिस आर द ब्रांड फॉर दिस मिथिल डोपा। नेक्स्ट, क्लोनिडीन ये है एक्चुअली इट्स अ 2-imidazoline डेरिवेटिव। प्रॉपर्टीज में का देखा तो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट इसका अवेलेबल होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, it should be stored in tightly closed aerosol container, protected from light, treatment for the primary hypertension, dysmenorrhea के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज होता है।
पोस्ट मेनोपॉजल वैसोमोटर इनएबिलिटीज का है, मैनेजमेंट ऑफ दी ओपिएट एडिक्शन इसमें भी यूज होता है, ओपिएट जो जैसे मॉर्फिन पॉइजनिंग वगैरह है या एडिक्शन हो जाता है तो उसमें भी यूज होता है। एज अ वाइसोडाइलेटर टू डिक्रीज द रेनिन रिलीज भी कम कर देता है रेनिन का, मतलब रेनिन इनहिबिटर है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इसको। डोसेज फॉर्म क्लोनिडीन टैबलेट इंजेक्शन, उसके बाद में हाइपरडीन एंड एक्रामीन, दीज आर द ब्रांड्स। गुआनिथिडीन, ये इसका टेक्स्ट मैटर दिया गया है, जस्ट ओनली द टेक्स्ट मैटर। आई एम गोइंग टू शेयर यू द वीडियो एंड पीपीटी आल्सो, पीडीएफ में पीपीटी भी इसका शेयर कर देता हूं, आप थोड़ा रीड कर लो तो इजी होगा। स्टोरेज कंडीशन ये सब नॉर्मली यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। रिजर्पिन, ये भी आपको पता है, रिजर्पिन ये राउल्फिया सर्पेंटिना से मिलता है एक्चुअली, इट्स एन अल्कोलाइड, और ये जो इसका फैमिली होता है राउल्फिया सर्पेंटिना का वो अपोसाइनेसी फैमिली होता है। इट कंटेन्स इंडोल हेटेरोसाइकिल, स्ट्रक्चर देखो तो इंडोल हेटेरोसाइक्लिक रिंग रहेगा उसके अंदर। प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो व्हाइट क्रिस्टलाइन व्हाइट, टैक्टिल इंसॉल्युबल इन वाटर, ये लियो रोटरी होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सोडियम मॉलिब्डेट के साथ ट्रीट करने के बाद इट विल गिव अ येलो कलर। नेक्स्ट, डार्कन्स ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट, इसलिए इसको स्टोर जो करना रहेगा वो प्रॉपर्ली स्टोर करना पड़ेगा। यूजेस, ट्रीटमेंट ऑफ द माइल्ड हाइपरटेंशन, सीडेटिव in anxiety state, anti-hypertensive, antipsychotic in management of psychosis। रेनॉल्ड्स डिसीज जो कि हमने देखा था इसके पहले भी, रेनॉल्ड्स डिसीज जिसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो ये वैसोडाइलेट करके उसको करेक्ट करेगा। स्नेक बाइट में भी यूज होता है। डोसेज फॉर्म रिजर्पिन टैबलेट, सस्टेन रिलीज कैप्सूल, सर्पेसिल, एडेल्फेन, जेरबोलॉन, दिस आर द ब्रांड्स। एड्रेनालिन ये एक्चुअली वैसोडाइलेटर है, इट वाज द फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग वैसोडाइलेटर, पेरिफेरल वैसोडाइलेटर है, तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा। प्रॉपर्टीज, सलाइन टेस्ट इसका है। मॉडरेट सीवियर हाइपरटेंशन में यूज होता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन में यूज, ऑल टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन में नॉर्मली इसको यूज किया जाता है। इमरजेंसीज आल्सो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे कि हार्ट अटैक है उसमें भी यूज किया जाता है। वैसोडाइलेटर टैबलेट इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, हाइपराजीन, एलाजीन, दिस आर द ब्रांड्स। नेक्स्ट, निफेडेपिन, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एक्चुअली, निफेडेपिन, निकार्डेपिन, दिस आर द ब्रांड्स, other synonym of drug or other related derivatives। 1,4-dihydropyridine डेरिवेटिव, मतलब इसके अंदर pyridine है, 1,4-dihydropyridine डेरिवेटिव है, pyridine डेरिवेटिव। फिजिकल प्रॉपर्टीज में येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, वाटर सोल्युबल इन, टाइटली सोल्युबल इन वाटर। हाइपरटेंशन यूजेस में एसेंशियल हाइपरटेंशन में यूज होगा, रीनल हाइपरटेंशन में यूज होगा, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में यूज होगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में यूज होगा, एंथ्रोस्क्लेरोसिस में यूज होगा, रेनॉल्ड डिसीज में यूज होगा, एक्सेसिव इंड्यूस एस्थमा में भी यूज होती है। इसका कॉज अननोन है लेकिन एस्थमा में यूज होता है वैसोडाइलेटर होने की वजह से। निफेडेपिन कैप्सूल, मायोगार्ड, निकार्डेपिन, निफेडेपिन, दीज आर द ब्रांड्स। मायोगार्ड ये ब्रांड है, निकार्डिया ये भी ब्रांड है। कैप्टोप्रिल, ये जैसे मैंने बोला कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, ये ह्यूमरल मैकेनिज्म पे एक्ट करने वाले ड्रग है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। सिस्टीन रेसिड्यू है, ओरली एक्टिव है, मेल्स एट 88 डिग्री सेल्सियस, ये उसका है, डायमॉर्फिक फॉर्म शो करता है, नो प्रॉब्लम। माइल्ड मॉडरेट एसेंशियल हाइपरटेंशन में इसको यूज करेंगे, रीनल हाइपरटेंशन में यूज करेंगे, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करेंगे, डायबिटिक में भी यूज कर सकते हैं। एलिवेटेड मूड एलिवेटर भी इसको यूज किया जाता है। कैप्टोप्रिल टैबलेट, फेंटोलामाइन टार्टारेट, ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, ये सेंट्रली एक्टिंग नहीं, एक्चुअली ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रली एक्टिंग है by the neutral mechanism, quaternary ammonium compound उसका available होता है, salt has a acidic taste, property में देखा जाए तो very slightly soluble in water। it should be used in severe hypertension, parasympathetic blocking agent है ये, reducing the motility or movement of GI tract, produces peripheral vasodilation। emergency में treatment में use होता है such as hypertensive encephalopathy। dosage form pendulum injection। मेकामिलामाइन, दिस इज अगेन मतलब ब्लॉकिंग एजेंट ही है, इसके भी सेम रहेगा एज पेंटामिलामाइन। वासोडाइलेटर, दिस इज द सेकंड लास्ट कैटेगरी वी कॉल वासोडाइलेटर। तो इसमें जो होता है वासोडाइलेटर मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाले, एक तो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे तो फिर करोनरी ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वी कॉल करोनरी, तो ओनली हार्ट को करोनरी वेसल्स के ऊपर एक्ट करने वाले करोनरी वासोडाइलेटर, और उसके अलावा जितने भी पेरिफेरल थ्रू आउट बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स उसको डायलेट करने वाले peripheral vasodilator। So peripheral vasodilators, these are the drugs which have a direct dilatory action on the peripheral blood vessels, and they are mainly used to treat the vasoplastic conditions such as Raynaud disease।
नेक्स्ट coronary जो है, coronary vasodilators, they are acting directly on the smooth muscles of the and relaxes the और paralyzing muscles को relax करेगा, heart के muscles को, which dilates the blood vessels also, coronary blood vessels, and increasing the blood supply and increases the contractility of the heart also. तो ये जो coronary vasodilator होते हैं वो angina pectoris में यूज होते हैं, as well as एंटी एंजिनल ड्रग्स भी इसको बोला जाता है. नेक्स्ट ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, ये एग्जांपल है. ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट मतलब ये ग्लिसरॉल से फॉर्म होता है. यहाँ पे देखिए तीनों भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नाइट्रो से रिप्लेस हो जाएंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन है. वी आर गेटिंग दिस ट्राइनाइट्रो डेरिवेटिव, वी कॉल ग्लिसरील ट्राइनाइट्रो. ग्लिसरॉल का ट्राइनाइट्रो फॉर्म वी कॉल ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट. और नाइट्रोग्लिसरील ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, इसकी प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो ये कलरलेस रहेगा, ऑयली, ये लिक्विड है एक्चुअली, इट्स नॉट सॉलिड. Glyceryl trinitrate or nitroglycerin is a liquid. It is odorless, has a sweet taste. Glycerin normally आपको पता है कि थोड़ा सा sweet taste उसका होता है, तो glycerol भी sweet taste होता है, उसी हिसाब से nitroglycerin भी क्या रहेगा, sweet taste रहेगा. Soluble in water. Next, exposed to explode on rapid heating. अगर इसको heat किया जाए तो ये explosion form करता है, explosive mixture explosion form करता है, blast होगा. It is sufficient volatile में क्या होता है, it is sufficiently volatile and hence rapidly loss occurs on the tablet. अगर टैबलेट बनाए तो volatile होने की वजह से उसमें से निकल जाता है, इसलिए जो भी टैबलेट अगर बनाते हैं तो उसको या जो भी डोसेज फॉर्म बनाएंगे उसको हम लोग अच्छे से स्टेबलाइज फॉर्म में उसको स्टोर करेंगे. यूजेस एंजिना पेक्टोरिस में यूज होता है, मोस्ट ऑफ एंटी एंजिनल ड्रग इसको बोला जाता है. कोरोनरी स्पाज्म में यूज होगा, उसके बाद में एडिमा में यूज होगा, हार्ट फेलियर में यूज होगा. डोसेज फॉर्म ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, नॉर्मली ये इसका जो होता है वो नॉर्मली इमरजेंसी में यूज होता है. जब हार्ट अटैक आएगा पेशेंट को तो सबलिंगुअल टैबलेट ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट दी जाता है. मतलब वो वैसोडायलेट करेगा, कोरोनरी वैसोडायलेटर है, मतलब जब हार्ट को जरूरत होती है ब्लड सप्लाई की तो वहां पे ब्लड वेसल्स को डायलेट करके अगर ब्लॉकेज भी हुआ है तो उसको क्लियर कर देगा, ब्लड सप्लाई बढ़ा के एक्टिविटी को, हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा. सो दिस इज द लास्ट vasodilator we call glyceryl trinitrate. Trinitrin is a brand for glyceryl trinitrate, जो कि नॉर्मली सबलिंगुअल टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है. लिपिड लोअरिंग एजेंट में मतलब कि जो लिपिड के लेवल को कम कर देते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट इन द ब्लड. जो लिपिड्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के लिपिड्स रहेंगे. वी कॉल काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL, IDL, LDL, HDL. काइलोमाइक्रॉन है, VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, IDL मतलब कि इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. इसमें जो होता है ये सब टाइप्स है एक्चुअली. इसमें से अगर देखेंगे तो इफ यू वांट टू सी द proportion or we can say that the density अगर देखा जाए तो काइलोमाइक्रॉन का सबसे ज्यादा होता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी का. अगर हम लोग देखेंगे तो जो ये रहेगा डेंजरस वाला, अगर हम लोग बोलते तो काइलोमाइक्रॉन इज द मोस्ट डेंजरस. VLDL वेरी लो डेंसिटी. अब ये जो डेंसिटी डिफरेंस हो रहेगा ये वाटर के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है. मतलब कि फॉर एग्जांपल कि जो वाटर है, ब्लड हैविंग एक्वियस नेचर, और अगर वाटर के साथ अगर ये मिक्सिबल नहीं रहेगा तो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, विल क्रिएट द कॉम्प्लिकेशन. क्योंकि लिपिड है और लिपिड के अंदर वो प्रोटीन का प्रोपोर्शन कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रोटीन का प्रोपोर्शन जितना ज्यादा रहेगा, जैसे HDL में देखिए आप, प्रोटीन का प्रोपोर्शन 50% है और लिपिड का प्रोपोर्शन 50% है, तो 50-50 मतलब HDL इज सेफ, HDL ये सेफ है. काइलोमाइक्रॉन में अगर देखो आपको 99% लिपिड ही है, ओनली 1% प्रोटीन है, मतलब ये मोस्टली लिपिड इन नेचर है. और लिपिड इन नेचर है तो इसका क्या रहेगा, वाटर मिसिबिलिटी कम रहेगा, प्लाज्मा के साथ मिसिबिलिटी कम रहेगा. प्लाज्मा के साथ मिसिबिलिटी कम रहेगा तो वो अलग होगा, ट्राई टू सेपरेट आउट, ट्राई टू फॉर्म लम्प्स, ट्राई टू फॉर्म क्लम्प्स, ट्राई टू फॉर्म क्लॉट, और वो फिर क्लॉट जाकर के चोकिंग कर देगा, एथेरोस्क्लेरोसिस कर देगा, एज वेल एज दैट लीड्स टू अ हार्ट अटैक. तो इसमें से ओवरऑल देखा जाए तो HDL ये सेफ है, और VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये डेंजरस है. यहाँ से काइलोमाइक्रॉन ये ज्यादा डेंजरस है, ठीक है. लिपिड लोअरिंग एजेंट्स में अगर हम लोग बात करते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट भी बोला जाता है, लिपिड लोअरिंग एजेंट भी बोला जाता है, विच विल लोअर द लिपिड्स कौन कौन से होते हैं अभी हमने देखा है, ठीक है. तो क्लोफाइब्रेट, निकोटिनिक एसिड और नियासिन, दीज आर द ड्रग्स व्हिच आर एक्टिंग एज अ एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स और लिपिड लोअरिंग एजेंट. क्लोफाइब्रेट इज अ टिपिकल एग्जांपल. सो इट इज अ इन दिस एक्चुअली इट इज अ ब्रांच चेन डेरिवेटिव इथिल ईस्टर. चलो ये टिपिकल एग्जांपल है इसका. प्रॉपर्टीज में इट्स अ क्लोर, ये भी लिक्विड है एक्चुअली, जैसे ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट लिक्विड था वैसे ये भी लिक्विड है. बाकी फेंट ऑर्डर एक्रेड इसका टेस्ट रहेगा, वेरी स्लो मिक्सिबल इन अल्कोहल. मोस्टली इट इज यूज्ड एज एंटी हाइपरलिपिडेमिक. हाइपरलिपिडेमिया,
हाइपरकोलेस्टेरेमिया, इस सब में इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस ये यहाँ पे खत्म हो गया है। ओके, अब इसमें से किसी को कुछ डाउट्स अगर रहते हैं